हेलो दोस्तों, हमारा ये यूपीएपीओ का आज से टेस्ट सीरीज है जो स्टार्ट हो रहा है। और इसमें हम टेस्ट सीरीज जो शुरू करेंगे वो टेस्ट नंबर 1 से लेकर के और लगभग टेस्ट नंबर 15 तक हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा टारगेट है कि 10 मार्च से पहले आपका ये 15 टेस्ट कंप्लीट हो जाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। और इसमें आपको जो जीके के क्वेश्चन रहेंगे वो भी मिलेंगे, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहेंगे, और साथ ही साथ आपको जो लॉ के क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन वो भी मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखो, जो लॉ से रिलेटेड आपको 2024 के 2025 के अगर जजमेंट हैं तो वो जजमेंट के लिए आप हमारी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हैं। और इससे पहले जो झारखंड एपीओ हुआ था उसमें भी 10 टेस्ट हमने फ्री दिए थे, ठीक है। और उसमें उस टेस्ट को आप लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो एक बार उस टेस्ट को भी आप देख लेना, ठीक है। वहाँ पर तो वहाँ से आपको क्या है कि कुछ रिसेंट केस भी आपको मिल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। और एक रिसेंट केस की जो वीडियो है 2025 की वो लेकर आएंगे हम, ठीक है, जो आपके बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए प्लस कॉन्स्टिट्यूशन इनसे रिलेटेड होगी, ठीक है ना। 2025 के जो भी जजमेंट रहेंगे, 2024 की हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। और 2025 के जो जजमेंट हैं, चाहे वो इन सभी से रिलेटेड रहे हों, वो हमने जेपीएससी यानी झारखंड एपीओ का जो पेपर हुआ था उसमें दिए थे हमने। जो 10 टेस्ट थे उसमें हर किसी में हमने कम से कम 5 मतलब 10 लगभग की जजमेंट थे उसमें जो 2025 के थे, चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो हमने उसमें दिए थे। तो वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जो लेटेस्ट जजमेंट रहेंगे 2025 के, ठीक, एग्ज़ाम से पहले। तो चलते हैं, ये आपका टेस्ट है और इसको लगाने का तरीका 2 तरीके से है। और पहले हमने जो झारखंड एपीओ का जो टेस्ट सीरीज हमने दी थी उसमें क्या था कि हम 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक हमने पहले 2-3 मिनट में वो आपको क्वेश्चन दिखा दिए थे। आप अपनी जो ब्लैंक या तो ब्लैंक पेपर लेकर बैठ जाइए, या आपके पास में कोई ओएमआर शीट का कॉपी रखा है, फोटोस्टेट रखा है, तो उस पर आप जो है 150 क्वेश्चन तक फिर आप उनको अपने टिक कर लीजिए, ठीक है ना। हम आपको 1 से 150 क्वेश्चन तक आपको दिखा देंगे और 2 मिनट में 3 मिनट में, और फिर आप उनको अपने जो ब्लैंक पेपर है उस पर या तो है ना फर्स्ट क्वेश्चन का 1, 2 का ऐसे करके 1 से 50 तक इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर मैं साथ के साथ अपना रिवाइज करूँगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर तुरंत बताऊँगा ना, तो उसमें आपका एक रिदम नहीं बनेगा, ठीक है, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले 1 से 150 क्वेश्चन तक आप देख लीजिए और आप ये वीडियो को फिर पॉज कर देना और फिर आप अपना पेपर सॉल्व कर लेना, फिर तुरंत इसको मिला लेना, ठीक है। फिर क्या है कि मैं आपको तुरंत उसके आंसर बता दूंगा तो आप दोबारा में मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप 1 से 150 का वीडियो जो पीडीएफ है वो आप देख लीजिए, ठीक है, और देखने के बाद में अपना पेपर सॉल्व कर लेना। और बाइलिंगुअल इनको रखा गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो ये बस ये है कि YouTube पे लाया गया है, बाकी ऐसा मार्केट में टेस्ट आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो ये है कि YouTube पर टेस्ट फ्री में आपको जो है नहीं मिलते हैं, तो YouTube पे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और कुछ आपको बाहर से भी मिल जाए, जैसे परीक्षा मंथन का आपको बाहर से मिल जाएगा, उसने भी टेस्ट वहाँ पे मतलब टेस्ट दे रखे हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। या फिर कोई अदर जो पब्लिकेशन है उन्होंने दे रखे हों तो वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप उनको जो है देख सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में भी आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये कि आप सफ़र में हैं और आपको ऑनलाइन जो पढ़ना है तो आप उसके लिए ये वाला वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको स्पीड लगे वो वहाँ पे आप अपना पॉज कर लेना, 150 क्वेश्चन आपको जो है दिख जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल अभी चूँकि देखो फर्स्ट टाइम यूपी में तो फर्स्ट टाइम ये है
जो नए वाले कानून आ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी और छत्तीसगढ़ जुडिशरी, वहाँ पर आपको ये नए कानून मिले होंगे, और प्लस झारखंड एपीओ, ठीक है ना। झारखंड एपीओ में तो बल्कि पुराने ही थे, नए कहाँ थे। तो बिहार एपीओ के लिए भी आप इसी टेस्ट को ही लगाना। वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बस जो रह रहा है वो सीपीसी का क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। तो सीपीसी का क्वेश्चन वो एक अलग से, उसका अलग से कर लेना सीपीसी के क्वेश्चन। बाकी यूपी एपीओ और बिहार एपीओ लगभग सेम ही हो गया, ठीक है ना। बस जीके के क्वेश्चन का फ़र्क पड़ सकता है थोड़ा बहुत, कि जो यूपी एपीओ में सिलेबस दिया हुआ है वो स्पेसिफाइड है कि यहाँ से इतने क्वेश्चन ही आएंगे जीके में, ठीक है। बाकी लॉ का जो है 100 क्वेश्चन, वो आपको चारों सब्जेक्ट ये तो मिलेंगे ही, इसमें से बस 15 क्वेश्चन उसके नहीं मिलेंगे यूपी पुलिस रेगुलेशन और एक्ट के, ठीक है। बाकी आपको सारे क्वेश्चन, लगभग 85 क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे वहाँ पर, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी आपके 85 क्वेश्चन की। तो इस तरीके से आपके ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं आंसर आपको मिला देता हूँ, बता देता हूँ मतलब कि, और फिर आप कमेंट में बताना कि क्वेश्चन का लेवल या फिर इसमें क्या कोई कमी है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। वही चीज़ ऐड कर दी जाएगी फिर उसमें। तो चलते हैं। अभी हमारा 5-6 मिनट लगा है, जिसमें हमने अभी बातचीत भी हो गई, हमारा पेपर भी हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर मिला लेना। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर है 1833 में हुआ था अपॉइंट भारत का पहला गवर्नर जनरल। गदर समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, तो ये आपका अमेरिका से, यूएसए से हुआ था। दारा शिकोह औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है, तो यह सामूगढ़ का युद्ध। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी, तो वो आपका दारा शिकोह को, ठीक है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो वो है पंचमहल का। दहशाला बंदोबस्त ये किससे संबंधित है, तो ये टोडरमल से, ठीक है ना। उसके बाद में अदीना मस्जिद कहाँ पर है, तो ये है आपकी बंगाल में, ठीक है। बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी गुलबर्गा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव, यानी जो भूमि अनुदान होता है उसको देने की प्रथा आरंभ की थी, तो वो है सातवाहन। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए, तो वो है आपका बिम्बिसार। ये ABCD हो गया, तो बिम्बिसार इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय शोक दिवस आपका बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है उसका क्या नाम है, तो वो है इंडियन ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये मैचिंग से रिलेटेड है कि अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि जो अगस्त घोषणा है वो लेनिथगो के द्वारा है, फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव वो महात्मा गांधी के द्वारा, फिर आपका अगस्त संकल्प ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्रवाई MA जिन्ना के द्वारा। तो ये आपका होगा 1, 4, 2, 3, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय तूफानों को टाइफून कहा जाता है, तो ये है आपका पश्चिमी उत्तरी प्रशांत, ठीक है ना, जो चीन की तरफ से जो है उधर के। उसके बाद में एडफॉल्सी वैक्स किस रोग के लिए विकसित की जा रही है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये है आपका मलेरिया। हाल ही में किस देश या संघ ने भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो है आपका यूरोपीय संघ। एलन बर्गमैन का संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये आपका जो है वो संगीत एवं गीत लेखन से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया था, तो ये है आपका जो है वो 22 जुलाई 1947। INS निस्तार क्या है, तो ये आपका जो है एक ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है,
20वां क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? तो ये आपका भगवती सूत्र है। कौन सी प्रशांत महासागर की धारा यहाँ पर नहीं है? तो ये आपका जो है वो बेगुला धारा है, ठीक है ना। उसके बाद में फेदोमीटर का प्रयोग जो किसके नापने के लिए काम आता है? तो वो सागर की गहराई। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो वो है आपका हेपेरिन के कारण। उसके बाद में मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, ग्रंथि जो है वो? तो वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई या इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। उसके बाद में एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से आपके प्रोटीन है, ठीक है ना। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। शहद में क्या होता है? तो शहद में कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद में दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? तो ये है आपका कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है? तो ये होता है तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ के द्वारा। मायोपिया से क्या मतलब है? तो मायोपिया जो होता है वो निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है आपकी टंगानिका, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मैचिंग से रिलेटेड है। ये आपके यहाँ पावर प्लांट है, ठीक है। तो ये आपका है गुजरात, मतलब आपने लगाया होगा तो 32 का हो गया सी। 2431 2431 का मतलब है गुजरात का काकरापारा, कर्नाटक का कैगा, उसके बाद में राजस्थान का रावत भाटा और उत्तर प्रदेश का नरोरा। यूरेनियम के भंडार में विश्व में शीर्षस्थ देश कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट पाया जाता है? तो वो है केरल। उसके बाद में नेक्स्ट है मैचिंग से रिलेटेड एल्युमिनियम कंपनी और उनकी लोकेशन कि वो कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये है बालको कहाँ पर है? आपकी कोरबा में, ठीक। उसके बाद में हिंडाल्को आपकी रेणुकूट में है। फिर इंडियन एल्यूमिनियम आपकी कहाँ पर है? हीराकुंड में। और नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुट में, यानी 2413। उसके बाद में नेक्स्ट है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है फ्यूजियामा, ठीक है। 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये है आपका डफरिन। सर्वाधिक SC की परसेंटेज किस राज्य में है? तो वो है आपका पंजाब। परसेंटेज के हिसाब से कौन से आर्टिकल जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, ये पूछा है। तो 51A क्लॉज जो है आपका, ठीक है। उसके बाद में कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों से संबंधित है? तो वो है सार एवं तत्व का सिद्धांत, पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत। उसके बाद में संसद के प्रत्येक सदन की जो बैठक है वो कौन बुलाता है? तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का एक सदस्य प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है, तो वो केवल दीवानी मामलों में। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, ऐसा कहा जाता है, परंतु वास्तव में वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। मंत्रियों को उसके विभागों का आवंटन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत का संविधान किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देता है? तो वो है आपका 51 और 253। संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित राज्यों में से किन पर लागू होती है? तो वो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो वो है आपकी राष्ट्रीय आय से।
उसके बाद में नेक्स्ट है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पीसी मानलोबेस। ठीक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इंडियन यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस साल की गई थी? तो वो है आपका 1964 में। ठीक है। सेबी को किस वर्ष एक ऑर्डिनेंस के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो वो है आपका 1992 में। अब लॉ से रिलेटेड हैं। बीएनएस की कौन सी सेक्शन भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है? उनका विचारण भारत के भीतर किया जा सकता है। तो वो है आपकी सेक्शन 14। बीएनएस के प्रावधान किसी द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर लागू होते हैं? तो ये है आपका भारत का कोई भी नागरिक भारत के बाहर या भारत से बाहर किसी भी स्थान पर रहता है। ठीक है। कौन सा सामान्यतः अपराध का एक अनिवार्य तत्व है? तो ये है एक्टस रिया। उसके बाद में नेक्स्ट है 54। कोई कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका केवल मन दोषी ना हो। ठीक है। तो ये है आपका जो है वो मन दोषी न हो कि कोई भी कार्य तब तक आपराधिक नहीं होता जब तक कि उसके साथ दोषी मन न हो। मतलब वो अर्थ पूछ रहा है इसका कि कोई कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक उसका केवल मन दोषी ना हो। ठीक है ना। यहाँ पर ये भी है कि मतलब एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों ही जरूरी होते हैं कार्य करने के लिए, अपराध के लिए। ठीक है। उसके बाद में 55 आपराधिक विधि का मुख्य सिद्धांत नलम क्रिमिन और नल्ला पोइना सिने लेगे। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दंड या कोई भी अपराध पहले से मौजूद दांडिक विधि के बिना मौजूद नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है क्वी फेसिट पर एलियम पर से। आपराधिक दायित्व के निम्नलिखित सिद्धांतों में से एक का सार है। तो वो है आपका प्रातिनिधिक दायित्व। उसके बाद में नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 219 के तहत में पुरुष एक मानव नर को दर्शाता है। तो वो किसी भी आयु का होगा। 219 में इंजरी शब्द को बीएनएस की किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो वो 214 में। बीएनएस की कौन सी धारा है जो वॉलंटरी को डिफाइन करती है? तो 233। उसके बाद में बीएनएस की कौन सी सेक्शन जो ये बताती है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायी होता है जैसे कि वह कार्य अकेले उसी के द्वारा किया गया हो, यानी कॉमन इंटेंशन। तो सेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन नंबर 5। उसके बाद में नेक्स्ट है किस मामले में समनर ने कहा वे भी सम्मिलित होते हैं जो खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं? तो ये है आपका वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के केस में। बीएनएस की धारा 3.5 और 190 के बीच में अंतर क्या है? तो धारा 3.5 के लिए कृत्य में एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो जरूरी होता है, जबकि 190 के लिए विधि विरुद्ध जमाव में केवल इनएक्टिव यानी निष्क्रिय सदस्यता की आवश्यकता होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है बीएनएस की कौन सी धारा ये बताती है कि दंडादेश पूर्ण या आंशिक रूप से कठोर या सादा हो सकता है? तो ये है आपकी सेक्शन 7। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है बीएनएस में जनरल एक्सेप्शन के तहत बालकों के कार्यों का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है? तो वो है आपका जो है वो 20 और 21। ठीक है। उसके बाद में बीएनएस की कौन सी सेक्शन जो विकृचित व्यक्तियों के कृत्यों से संबंधित डिफेंस का प्रोविजन बताती है? तो वो है सेक्शन 22। उसके बाद में बीएनएस की किस सेक्शन में गुड फेथ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो वो है आपकी 28। नेक्स्ट है ए एक लोहार है जिसे डकैतों के एक गिरोह ने पकड़ लिया है और तत्काल मृत्यु की धमकी देकर उसे अपने उपकरण लेने और बी के घर का दरवाजा तोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। 10 की संख्या में डकैतों ने बी के पैसे और गहने लूट लिए और बी के बेटे को मार डाला। तो ए जो लोहार है वो किस अपराध के लिए दोषी होगा यहाँ पर? तो वो किसी अपराध का यहाँ पर दोषी नहीं है।
नेक्स्ट है बीएनएस की कौन सी सेक्शन किसी भी मामले में प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का विस्तार उतनी अपानी से अधिक अपानी कारित करने तक नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। तो ये बात बताई गई है 37 क्लॉज 2। नेक्स्ट है जो कोई मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है यदि वे अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप नहीं किया गया है बल्कि परिणाम स्वरूप उपाधि की गई है और इस संहिता के तहत दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसे दुष्प्रेरण के लिए दंडित किया जाएगा जो कारावास जो 14 वर्ष तक हो सकेगा और साथ ही साथ जुर्माना। ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो 2। ठीक है। उसके बाद में जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी सहमति से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो पुरुष ने रेप किया है यह माना जाता है अगर उस महिला की आयु कितने से कम है? तो यहाँ पर वो होगी 18 से कम। नेक्स्ट है किसी महिला से सेक्सुअल कंसेंट लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध बीएनएस के तहत में किस सेक्शन में दंडनीय है? तो वो है 75 में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है बीएनएस के किस प्रोविजन में कहा गया है कि आपराधिक मानवत तब हत्या नहीं है जब यह बिना किसी पूर्व चिंतन के अचानक झगड़ा जनित आवेश में आकर और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरता पूर्वक अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो। तो ये है आपका 101 का एक्सेप्शन नंबर 4। ठीक है। हत्या के लिए दंड का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है? तो वो है सेक्शन 103। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो कोई आजीवन कारावास के सिद्ध दोष के अधीन रहते हुए हत्या करता है उसे पनिशमेंट मिलेगा आपका डेथ, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जिसका अर्थ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन से है। ठीक है। उसके बाद बीएनएस की धारा 112 के अनुसार छोटे संगठित अपराधों में कौन से शामिल हैं? तो चोरी, स्नैचिंग, चिटिंग, टिकटों का आपराधिक रूप से विक्रय, आपराधिक शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूपक आपराधिक कृत्य करना। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 77 कौन बीएनएस के तहत एक अपराध है? तो किसी व्यक्ति को विकलांग या विद्रूपित करने की आशा से उस पर एसिड फेंकना। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सैदोष अवरोध को परिभाषित किया गया है तो सेक्शन 126 में। भारत से व्यापरण, किडनैपिंग या विधिपूर्ण संरक्षता से व्यापरण के लिए दंड जो दिया गया वो कितना है? तो वो है आपका 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करना बीएनएस के किस सेक्शन के अधीन पनिशेबल है? तो वो है आपका 147। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सी सेक्शन जो आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डिफाइन करती है और दंडित करती है? तो वो है आपकी 351। कौन सी सेक्शन है जो मानहानि के अपराधों को डिफाइन करती है? तो वो है आपकी सेक्शन 356। गुप्त तरीके से किया गया अतिक्रमण यानी छिपाना वो क्या कहलाता है? तो वो है आपका प्रच्छन्न गृहतिचार, लर्किंग हाउस ट्रेसपास। ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेवक नहीं है लेकिन खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बता करके बी व्यापार केंद्र में छापा मारता है और मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करता है। ए किस अपराध के लिए दोषी होगा? तो ए प्रतिरूपण द्वारा छल। उसके बाद में नेक्स्ट है संपत्ति का परिधान, ये होता है आपका उद्यापन में। ठीक है ना। संपत्ति लेना चोरी में, संपत्ति को न्यस्त करना आपराधिक न्यासभंग में, संपत्ति का दुर्विनियोग, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग मतलब। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 4, 3, 1, 2। उसके बाद में नेक्स्ट है 86 बीएनएसएस की जो एनफोर्समेंट डेट है वो कौन सी है? तो वो है 1 जुलाई 2024। उसके बाद बीएनएसएस में जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो वो है आपका यह किसी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा संहिता के तहत विचारण से भिन्न होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है बीएनएसएस के तहत में गलत प्रतिक्रिया को
बताना है। तो ये है आपका कि आरोप विरचित होने के बाद जांच की जाती है, ये गलत है, ठीक है ना। बीएनएसएस की कौन सी सेक्शन जो समन मामला को डिफाइन करती है, तो वो है आपकी 2X, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है समन का अर्थ ऐसे अपराध से संबंधित मामला है जो निम्नलिखित से पनिशेबल है, तो वो है आपका 2 वर्ष से कम की अवधि के कारावास से। बीएनएस की सेक्शन 6 प्रोविजन करती है आपका दंड न्यायालयों के वर्ग से संबंधित। उसके बाद में नेक्स्ट है सेशन कोर्ट में न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, तो वो हाई कोर्ट के द्वारा। कौन सी सेक्शन है बीएनएसएस की जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो वो है सेक्शन 14। नेक्स्ट है किसी जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, तो वो है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है बीएनएसएस की सेक्शन 21 के अनुसार मृत्यु दंडादेश कौन सा न्यायालय किसी अन्य विधि के तहत अपराधों का विचारण कर सकती है, ठीक है ना। तो ये है आपका 95 का डी, यानी उपरोक्त सभी। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कोर्ट अधिकतम अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है, तो कितना दे सकता है, 3 वर्ष तक, ठीक है। किसी व्यक्ति को एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध ठहराए जाने के किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को इससे अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा, तो कितने से अधिक, 20 वर्ष से। जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए एक ही विचारण में दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायालय उसे ऐसे अपराध के लिए निर्धारित कई दंडों की सजा दे सकती है, जिसे देने के लिए ऐसा कोर्ट क्या है, कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, और कोर्ट ऐसे दंडादेशों को एक साथ या फिर लगातार चलने के आदेश पर विचार करेगी, ठीक है ना। तो अपराध की सघनता, इसको क्या बोलते हैं, अपराध की सघनता। उसके बाद में नेक्स्ट है संहिता की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का एक कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे, तो यह है सेक्शन 56। किस सेक्शन में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है, तो ये है आपका 56, ठीक है। नेक्स्ट है जब समन की तामील स्थानीय सीमाओं के बाहर की जानी हो, तो समन की तामील किसके द्वारा की जाती है, तो वो है समन को 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जिसके स्थानीय सीमा में वह व्यक्ति निवास करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जब किसी वारंट को जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर निष्पादित किया जाना हो वारंट, तो ऐसी कोर्ट इसे फॉरवर्ड कर सकती है, कहाँ पर, तो वो भेज सकती है इनमें से किसी को भी, या तो पुलिस कमिश्नर या एसपी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बीएनएसएस की धारा 111 के प्रावधान के तहत पहचान करने में क्या शामिल है, तो इस बात का सबूत स्थापित करना कि संपत्ति किसी अपराध के लिए किए जाने से व्युत्पन्न हुई है। यदि अपील में या अन्यथा दोष सिद्धि को अपास्त कर दिया जाता है, तो दोष सिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए बीएनएस की धारा 125 के तहत निष्पादित बंद पत्र कैसा हो जाएगा, शून्य, वॉइड। उसके बाद नेक्स्ट है बीएनएसएस का निम्नलिखित में से कौन सी धारा है बीएनएस की जो संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित है, तो वो है सेक्शन 128। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संदिग्ध व्यक्ति से सदाचार के लिए प्रतिभूति के रूप में बंद पत्र अधिकतम अवधि के लिए निष्पादित करने का आदेश दे सकता है, तो वह अधिकतम अवधि कौन सी है, तो वह है 1 वर्ष तक। उसके बाद में नेक्स्ट है पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए कौन ऑथराइज्ड है, तो वो है आपका जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एफआईआर क्या है, तो एफआईआर जो है वो किसी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के द्वारा अभिलिखित किए गए संज्ञेय अपराध की सबसे प्रारंभिक और प्रथम इत्तला है। उसके बाद में नेक्स्ट है पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर किस सेक्शन में दी हुई है, तो सेक्शन 175 में। बीएनएसएस की कौन सी धारा यह बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधिकारी से किया गया कोई भी स्टेटमेंट यदि लिखित रूप में किया जाता है, तो इसे करने वाले व्यक्ति के द्वारा
उस पर सिग्नेचर नहीं किए जाएंगे। तो ये है आपका 181। फैक्ट कैसे हो सकते हैं? तो फैक्ट जो है वो शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की ख्याति क्या है? तो ख्याति क्या होती है? एक फैक्ट है। रिलीवेंसी क्या होती है? तो रिलीवेंसी जो होती है विधि का प्रश्न जिसे किसी भी समय उठाया जा सकता है। अभियुक्त के पैरों के निशान बीएसए के तहत ग्राह्य हैं किस सेक्शन में? धारा 5 में। ठीक है। उसके बाद में बीएसए की सेक्शन 6 के तहत रिलीवेंट एविडेंस कौन सा नहीं होगा? तो बिना किसी परिवाद के लूट के कृत्य के कथन का साक्ष्य है। नेक्स्ट है, सामान्य परिकल्पना के संदर्भ में किसी षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें बीएसए की किस सेक्शन के तहत एक रिलीवेंट फैक्ट हैं? तो वो है सेक्शन 81। ए और बी, एक पुलिस अधिकारी को रिश्वत देने के षड्यंत्र के लिए अभियोजित किया गया। ए और बी को, ए पुलिस स्टेशन आया और इंस्पेक्टर को करेंसी नोटों का पैकेट दे दिया। उसने इंस्पेक्टर को बताया कि बी ने उसके विरुद्ध मामले को रफा दफा करने के एवज में पैसे भेजे थे। पैसे की पेशकश और ए द्वारा किया गया स्टेटमेंट इसके विरुद्ध रिलीवेंट थे। तो ये आपका जो केवल बी के। ठीक है। उसके बाद में बीएसए के निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? सेक्शन 15। नेक्स्ट है, जो स्वीकृति होती है वो किस तरीके से हो सकती है? तो मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकती है। बीएसए के तहत स्वीकृति के संबंध में अभिकथनों में से कौन इस सही स्टेटमेंट चुनना है? तो कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही हैं, 2 गलत है ना। स्वीकृति केवल उन पक्षकारों के अभिकर्ताओं द्वारा की जा सकती है जो स्पष्ट रूप से अधिकृत हैं, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, पुलिस के समक्ष जो कन्फेशन किया जाता है वो आपका साबित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, ए अपराध करता है, पुलिस अधिकारी के पास जाता है, वह कन्फेशन करता है और अन्य जानकारी भी देता है। तो ए पर अपराध का अभियोग लगाया गया है। अब कन्फेशन जो है वो क्या होगा? बीएसए की धारा 23(1) के कारण उसके विरुद्ध मामला साबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, ए और बी पर संयुक्त रूप से सी की हत्या का विचारण जो है वो किया जाता है। विचारण के दौरान ए ने कहा कि बी और मैंने सी की हत्या की है। तो बी के विरुद्ध इस साक्ष्य की प्रकृति क्या है? तो वह संपोषक साक्ष्य यानी कोरोबोरेटिव एविडेंस जो वो होगा। मृत्युकालिक कथन का स्वरूप क्या है? तो सारवान है, सब्सटेंटिव है। नेक्स्ट है, बीएसए की धारा 39 के तहत एक विशेषज्ञ साक्षी की राय जो होती है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। मैचिंग से रिलेटेड है धारा 5। धारा 5 जो है वो आपकी रिलेटेड है सुसंगत तथ्यों का प्रसंग। ठीक है ना। 6 है आपकी शरीर के किसी दशा के अस्तित्व को। फिर उसके बाद में धारा 9 है आपकी सुसंगत तथ्य से असंगत तथ्य। और 12 है आपकी सुसंगत तथ्यों का नहीं, गलत हो गया। फर्स्ट है आपका ओकेजन, प्रसंग। ठीक है। 6 है आपका सुसंगत तथ्यों का हेतुक। फिर 9 हो गया आपका सुसंगत तथ्यों से असंगत तथ्य। और 12 हो गए शरीर की किसी दिशा के अस्तित्व को दर्शाने वाले तथ्य। ठीक है। तो ये 3, 1, 2, 4 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है बीएसए का चैप्टर नंबर 5, वो किससे रिलेटेड है? तो वो है आपका दस्तावेजी साक्ष्य से। कौन सा प्राइमरी एविडेंस यहाँ पर नहीं है? तो मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रति। उसके बाद में नेक्स्ट है बीएसए की किस सेक्शन के तहत में राजपत्र यानी गजट, न्यूज़पेपर और अन्य दस्तावेज के बारे में प्रिजम्पशन वो किस सेक्शन में दी हुई है? तो वो है आपका सेक्शन 80 में। कोर्ट की यह प्रिजम्पशन कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो पक्षकारों के हस्ताक्षर द्वारा संपन्न एग्रीमेंट से संबंधित है वो पक्षकारों का था। तो
इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर। पुलिस एक्ट 1861 में कुल कितनी मूल धाराएं थीं? तो ये है आपका 47। नेक्स्ट है, पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कौन अवधारित करेगा? तो वो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की जो अपॉइंटमेंट है वो किस सेक्शन के अंतर्गत में की जाती है? तो वो है सेक्शन 13। उसके बाद में नेक्स्ट है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अन्यतः एक्सक्लूसिवली किसके आदेश के अधीन होते हैं? तो वो होते हैं एसपी के। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति के विक्रय का आदेश किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो वो है आपका उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। उत्तर प्रदेश में सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण है ना, मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग निषेध को स्पष्ट मना करती है। तो वो है सेक्शन 32A। उसके बाद में नेक्स्ट है, रेल और कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति किस सेक्शन में है? तो वो है आपका सेक्शन 14 में। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट के कब्जे में डिटेन प्रॉपर्टी उद्घोषणा जारी करने की तिथि से 6 माह के अंतर्गत उपस्थित न होने पर बेच दी जाएगी किस सेक्शन में? तो ये है आपका सेक्शन 27। पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1939 वो कब से लागू है? तो वो है आपका 1 जनवरी 1939 से। पुलिस एक्ट के अधीन व्यक्ति शब्द के अंतर्गत में कौन सम्मिलित है? तो वो है आपका केवल एक कंपनी अथवा निगम। नेक्स्ट है, आईजी निम्नलिखित की सम्मति से रेल के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है। तो वो है स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से। पुलिस एक्ट की किस सेक्शन के अंतर्गत में किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध करवाया जा सकता है? तो सेक्शन 15 में। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है? तो पुलिस को लोकहित में जुलूस को निषिद्ध करने अन्यथा उसे प्रतिबंधित करने का आदेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद में नेक्स्ट है, पुलिस एक्ट की निम्नलिखित धाराओं में से किस सेक्शन में सामान्य डायरी से संबंधित प्रोविजन है? तो वो है आपका सेक्शन 44। पुलिस एक्ट की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी निरसित यानी रिपील्ड नहीं हुई है? तो वो है आपका बी। संविधान का कौन सा हिस्सा संविधान के निर्माताओं के विचारों और आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है? तो वो है प्रियम्बल। उसके बाद में 1975 में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में इसे संशोधित करके सम्मिलित किया गया था। तो वो प्रियम्बल में। उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत में स्टेट की परिभाषा लागू होती है संविधान के भाग 3 और 4 दोनों पर। भारत में जुडिशियल रिव्यू की जो कंसेप्ट है वो किसके संविधान से प्रेरित है? तो वो है आपका अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में अनुच्छेद 15(5) को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है? तो अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आप अपना बता देना कौन से क्वेश्चन पे आपको मिस्टेक लगी है, कौन सा क्वेश्चन का लेवल क्या है, आपके कितने सही हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रेगुलर अपने टेस्ट चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।